ज्येष्ठ पत्रकार अशोक वानखेडे यांनी भर सभेत मोदींचे घोटाळे, ढोंगी हिंदुत्व, मोदींचा महाराष्ट्र द्वेष, मोदींची ईव्हीएम मधून मतांची चोरी असं सगळं बाहेर काढलं. मोदींपासून या देशाला फक्त 3 राज्ये वाचवू शकतात. पहिला महाराष्ट्र, दुसरा बिहार आणि तिसरं राज्य पश्चिम बंगाल. कडू सत्य आहे की भाजप हा गुजरातचा प्रादेशिक आहे. गुजरातच्या बाहेर दुसऱ्या पक्षातून भाड्याने गोळा केलेल्या नेत्यांच्या जीवावर भाजप जिवंत आहे. गुजरातच्या बाहेर भाजपची जिथं सत्ता आहे ती फक्त ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्सच्या भरोश्यावर आहे. महाविकास आघाडीने संपूर्ण ताकद लावली तर 2024ला फडणवीस स्वतःच्या मतदारसंघात पण निवडून येणार नाही. क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार सूरत लूटी थी, उसका बदला ये गुजराती ले रहे हैं महाराष्ट्र को लूट लूट के? मेरे राम, इतने निचले स्तर पे उतरेंगे कि इनके साथ खड़े होंगे? कर्नाटक में हनुमान बजरंग बली ने बता दिया कि वो किसके साथ है. 2024 का चुनाव मैं क्यों कहता हूं ये अंतिम चुनाव होगा. 2024 में यदि यही सत्ता वापस आती है तो भूल जाइए कि संविधान भी होगा. सुबह सब कुछ संघ की शाखा में कंपलसरी जाना होगा. कोई चुनाव नहीं होंगे. आपके इनकम में से आधा इनकम मंदिर को देना ही होगा. हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे फोटो को सामने रख के जूते से मारेंगे कि ऐसे तानाशाही और राजनीतिक व्याभिचार करने वालों को आपने सत्ता में बिठाया है. आपको सजग रहने की जरूरत है कि मशीनें बदले नहीं. आपको सजग रहने की जरूरत है कि मतदान खत्म होने के बाद आपके जो एजेंट अंदर बैठे हैं वो जब बाहर निकाले जाते हैं कि चलो साइन करो, हो गया मतदान, जब तक मशीनें सील होकर बाहर नहीं निकलती आप मत छोड़िए. गुजरात में यही खेल हुआ. 1 घंटे में 57 वोट डले हैं एक मशीन पे. तो फडणवीस अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में हारेगा. कि जब मैं शेरों की बात कर रहा हूं तो एक बार तालियां हमारे विदर्भ के शेर के लिए भी करिएगा, अनिल जी देशमुख के लिए, जिनने जेल में जाना पसंद कर दिया लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने भेजा हुआ वो एफिडेविट फाड़ के फेंक दिया जिसमें ये कहा था कि आप शरद पवार, उद्धव ठाकरे का नाम लीजिए. फिर दूसरा एफिडेविट भेजा गया था कि चलो शरद जी के साथ आपके अच्छे संबंध है तो उद्धव ठाकरे का नाम लीजिए. लेकिन देशमुख है, उन्हें वो भी फाड़ के फेंक दिया और दूसरे दिन जेल चले गए. आज जब मैं बोलता हूं तो लोगों को आश्चर्य होता है. 100 करोड़ का आरोप था, 8 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन हुआ और चार्जशीट में 1 करोड़ 45 लाख का आरोप है. और जज साहब कहते हैं कि ईडी में फंसाया क्यों भाई इस आदमी को. यह वस्तुस्थिति है इस देश की. मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के भरोसे मैं आज एक स्टेटमेंट कर रहा हूं, हो सकता है कुछ लोग इससे असहाय हो जाएंगे और मैं क्षमा चाहता हूं इसके लिए, क्योंकि आप सब इंडिया गठबंधन के सदस्य भी हैं. लेकिन एक विश्लेषक के तौर पे मैं जो देखता हूं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के भरोसे यदि सबने सोचा कि हम मोदी से लड़ लेंगे तो वो हमारी मूर्खता होगी. कांग्रेस एक घटक दल है, लेकिन यदि मोदी को पानी पिलाने वाले कोई है तो वो क्षेत्रीय क्षेत्रप है. और आज के डेट में पूरा देश यदि किसी को देख रहा है तो एक उत्तर में नीतीश कुमार है और दक्कन में शरद पवार है. कि शरद जी को उलझा के रख दीजिएगा, उनकी पार्टी तो उनको उलझा के रख दो. लेकिन जब दिल्ली के राजनीति में शरद जी की सक्रियता देखते हैं तो लोग पूछते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो गया. गोदी मीडिया लिखता है कि महाराष्ट्र में कुछ नहीं हुआ है, शरद पवार जी बहुत जल्दी बीजेपी में जाने वाले हैं. अब इतनी बार शरद पवार जी को बीजेपी में भेज चुके हैं कि अब बीजेपी वाले भी थक गए. मत बोलो यार, कितनी बार बोलोगे. अभी नीतीश जी का अधिवेशन था, नीतीश जी ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मीडिया ये बता रहा है कि मैं भीख मांग रहा हूं बीजेपी के दरवाजे पे जाके, भाई साहब मुझे ले लो, मैं बहुत परेशान हूं. 3 राज्यों पे आने वाले लोकसभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र. पूरा देश जो तानाशाह की इस प्रवृत्ति से परेशान है, पूरा देश जो संविधान की रोज उड़ती हुई धज्जियां को आंखों में आंसू लिए हुए देख रहा है, और ये जो अत्याचार का तांडव चल रहा है, इससे मुक्ति सिर्फ ये 3 राज्य देने वाले हैं. और आज मैं महाराष्ट्र की भूमि पे हूं, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा रोल होगा. बंगाल की शेरनी ममता दीदी ने दिखा दिया कि वो जितना आप उस पर टूट के पड़ोगे उतनी वो औकात दिखा देगी. अगली बार 35 पार का नारा लगा के आए हैं, 5 सीटें भी मिलना मुश्किल है. ये वस्तुस्थिति है. दूसरी ओर बिहार में तो जाने की हिम्मत नहीं करते. लालू यादव और नीतीश कुमार इकट्ठा होकर कांग्रेस का जब तड़का लगता है
तो वहां बीजेपी अपने आप को शून्य पे पाती है। तीसरा राज्य है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट देने वाला राष्ट्र, 48 लोकसभा है। मैं लगातार इस परसेप्शन के जा रहा हूं और बार बार मुझे पूछते हैं जो लोग मुझे देखते हैं यूट्यूब पे, मैं लगातार बोलता हूं कि बीजेपी यहां सिंगल डिजिट पे आ जाएगी, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य है। ये वो राज्य है, वो दिल्ली के तख्त को आंखें दिखाता है। यदि शरद पवार जी ने कांग्रेस से भी त्याग करके अलग पार्टी बनाई तो वो दिल्ली के तख्त को दिखाई हुई आंखें थी, वो कोई स्वार्थ नहीं था। ये वो राज्य है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के दरबार में उसको ललकार के सजा के तौर पे नजरबंदी अपनाई थी, लेकिन पूछे नहीं हिलाई थी। वर्तमान में आपके जो महाराष्ट्र का नेतृत्व है, हर तीसरे दिन पूछने जाता है कि साहब शक्कर चाय में डाल के पीऊं या ना पीऊं। दुख होता है, जिसको हमने शेर समझा था वो भी किस खाल का निकला। वो भी आज दिल्ली में जाके उप मुख्यमंत्री बन के पूछता है कि करूं तो क्या करूं, किसका टेंडर किसको दूं, किसका ऑर्डर किसको निकालूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किसी और को चीफ सेक्रेटरी चाहते थे, दिल्ली वालों ने बोला यही रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र का अपमान है, महाराष्ट्र की अस्मिता का अपमान है। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार सूरत लूटी थी महाराष्ट्र का साम्राज्य खड़ा करने के लिए? उसका बदला ये गुजराती ले रहे हैं महाराष्ट्र को लूट लूट के, और ये हमारे प्रदेश के ये गद्दार है जो उनको साथ देते हैं। शर्म आनी चाहिए। सवाल उठाइए यदि महाराष्ट्र की अस्मिता आप में है। लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का भविष्य कांग्रेस तय नहीं करेगी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का भविष्य उद्धव ठाकरे और शरद पवार तय करेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला बना है इंडिया गठबंधन में, जो जिस राज्य में बड़ा है वो तय करेगा सीटें कैसी बटेगी। और यकीनन इस राज्य में सीट के हिसाब से देखा जाए, एक बाड़ू धानोरकर की सीट थी चंद्रपुर की कांग्रेस के पास, वो भी उनका भी स्वर्गवास हो गया। कांग्रेस यहाँ लोकसभा में कांग्रेस विहीन है महाराष्ट्र। तो डरने की जरूरत नहीं है। इन 3 राज्यों में यदि खेल हो गया और बीजेपी 230-220 पे आ गई, तो फिर हम देखेंगे कि बीजेपी में क्या होता है। जिस तानाशाह से पूरा देश परेशान है, आपको लगता है कि भाजपा देश से बाहर है? आप लोगों से भी ज्यादा परेशान भाजपा है। भाजपा के नेता हैं जिन्होंने खुशाबहू ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, सुषमा स्वराज जैसे नेता देखे, जहां खुल के संवाद होता था। अब तो संवाद के नाम से सिर्फ सांस ली जाती है और सांस छोड़ी जाती है। एक आदेश आता है, उसको मान्य किया जाता है। मंत्रियों को यह पता नहीं होता कि सेक्रेटरी ने कौन सी फाइल क्लियर कर दी और क्या कर दी। नाम के मंत्री है, सिर्फ फीता काटने के लिए जाते हैं। यह वस्तुस्थिति है। और यह बात मैं किसी के कहने पे नहीं, साक्षात मुझसे कई लोगों ने, 30 साल से दिल्ली में हूं, कई नेताओं से निजी संबंध होते हैं। जब वो कंधे पे आंसू बहाते तो पता पड़ता है कि हम तो कुछ भी नहीं, हमसे तो ज्यादा तकलीफ इस आदमी को है जो पार्टी के अंदर रह के परेशान हो। मतलब लंका के अंदर कोई राम भक्त हो और लंका छोड़ने की उसको परमिशन नहीं हो तो उसकी क्या हालत होती होगी। विभीषण तो बेचारे राम प्रेम में भाग आए लंका छोड़ के। उनको भी मालूम था कि वो राम प्रेम यदि लंका में दिखाएंगे तो उनकी भी हत्या होगी। लेकिन जो भाग नहीं पाएंगे लंका से, उन राम के प्रेमियों को पूछो क्या होता है। वो छटपटाहट भाजपा में है। सामने कुछ भी बोले, पीछे जो बोलते हैं वो बता भी नहीं सकता। सभ्य लोगों की सभा है। तो कुल मिलाकर देश में वातावरण, क्योंकि कोई कहते कि राम मंदिर का आयोजन, रामनवमी आने वाली थी, उसी दिन राम का जन्म था, उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा करते, तो फिर उसको कैश कैसे कर पाते? आचार संहिता लग जाती है। राम इनके लिए मार्केटिंग है। राम हमारे लिए आस्था का विषय है। राम हमारे दिल में है, राम उनके दिमाग में है। राम का नाम कैसे बेचे, राम के नाम से क्या करें। मंदिर पूरा नहीं हुआ राम की प्रतिष्ठा, शंकराचार्य को बुला नहीं गया, शंकराचार्य रो रहे हैं।
वो वैदिक पद्धति से सारी चीजें बता रहे हैं कि भैया पूरा नहीं हुआ, मंदिर पूरा नहीं हुआ, कहां से प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अयोध्या में राम की मूर्ति स्थापित हो रही है। मैं आज दावे के साथ कहता हूं, मेरे राम जिसको मेरे आराध्य है, जो मेरे दिल में है, वो उस मूर्ति में नहीं है। मेरे राम आत्महत्या करते हुए किसान के घर में हैं। मेरे राम शबरी के बेर खाते हैं। मेरे राम केवट के खंधे पे हाथ रख के उसको एहसान बताते हैं कि तुमने मुझसे एहसान किया क्योंकि मुझे नदियां पार करवाई। ये मेरे राम हैं। भालू और वानरों की सेना लेके एक शक्तिशाली आदमी के खिलाफ लड़ने वाला, ये मेरा राम है। अपनी एक ज्ञाता जब अंतिम समय मृत्यु शैया पे पड़ा है तो अपने छोटे भाई को ये बोल के भेजने वाला, जाके एक ज्ञानी पृथ्वी पे कभी ऐसा पैदा नहीं होगा, जाके उससे ज्ञान का पाठ ले ले बेटा। ये मेरा राम है। मेरा राम उन लोगों का साथ हो ही नहीं सकता जो लोकसभा में निष्कासन करके अपने विरोधियों को बाहर करता है। राम पूजा की वस्तु नहीं, राम जीवन में उतारने की चीज है। जिनका मुंह ही खुलता है झूठ बोलने के लिए, वो एक वचनी कैसे हो सकते हैं। बहुवचनी लोगों के पास राम आते नहीं, इतनी गारंटी है मेरी कि मैं भी हिंदू हूं, मैं भी सनातनी हिंदू हूं, मैं भी पूजा करता हूं, धर्म में मानता हूं और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन यदि आदिवासी या दलित गॉगल पहनता है तो उसको मारा जाता है। ये उस गुजरात में होता है जहां 35 साल से राम राज्य चल रहा है और 10 साल से वहां डबल इंजन की सरकार चल रही है। मेरे राम इतने निचले स्तर पे उतरेंगे कि इनके साथ खड़े होंगे। कर्नाटक में हनुमान बजरंगबली ने बता दिया कि वो किसके साथ है। इसलिए राम का नाम लेने वालों से कॉशियस रहिए। ये राम का नाम लेने वाले वही साधु है, साधु के भेष में रावण हैं। और आज इस समय ये आपके मतों का अपहरण करेंगे। 2024 का चुनाव मैं क्यों कहता हूं ये अंतिम चुनाव होगा। 2024 में यदि यही सत्ता वापस आती है तो भूल जाइए कि संविधान भी होगा। भूल जाइए कि बात करने की कुछ परमिशन भी होगी। सुबह सब कुछ संघ की शाखा में कंपलसरी जाना होगा, कोई रोक नहीं सकता। कोई चुनाव नहीं होंगे। आपके इनकम में से आधा इनकम मंदिर को देना ही होगा। हम मनुवादी व्यवस्था पे जा रहे हैं, क्योंकि मैं कई मंचों पे चैलेंज देता हूं। मैं आज भी चैलेंज दे रहा हूं इस मंच पे भी। मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को, किसी भी अधिकारी को, पदाधिकारी को उन्हीं के सरकारी आंकड़ों के साथ मेरे सामने आके बैठे और बता दे तरक्की कहां की है देश ने। आंकड़े उनके होंगे, लेकिन फिर डिस्कशन के बीच में ये नहीं कहेंगे कि वो नेहरू के टाइम पे चाइना ने ऐसा किया था, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। 2014 से हिसाब होगा। 2014 और इसके पहले के 10 साल, मनमोहन सिंह साहब के 10 साल और इनके 10 साल, हिसाब बराबर देख लीजिए। 0/0 है, कुछ भी नहीं। 54 लाख करोड़ से अब हम 155 लाख करोड़ पे गए और प्रोजेक्शन जो है 2026 165 लाख करोड़ का कर्ज है। 2027-28 का बजट कोई दूर नहीं है। 2027-28 हम सब रहने वाले हैं, चाहे मोदी रहे न रहे। 2027-28 का बजट जो भी सरकार बनाएगी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि खर्चे के लिए एक पैसा नहीं होगा। जितना बजट में इनकम होगी उतना ब्याज और इंस्टॉलमेंट में जाएगा। आज 45% हमारे टोटल इनकम का हम ब्याज देने में लगा रहे हैं। आने वाले साल में वो 50-55 होगा और 2027-2028 में, क्योंकि कर्जे का फोल्ड इतना बढ़ा है। जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ी थी तो हमारे वित्त मंत्री ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी ने बॉन्ड लिए हैं, पेट्रो बॉन्ड, उसका ब्याज देने के लिए हमको ये सब करना पड़ रहा है। उसकी वस्तुस्थिति भी जान लीजिए। लोग ये बोलते हैं, इसका जवाब भी देना आपके पास तैयार होना चाहिए। मनमोहन सिंह ने 10 साल के लिए बॉन्ड लिए थे 1,34,000 करोड़ के। उसका हर साल का ब्याज 10,000 करोड़ था और आखिरी 3 साल में
22-23 में उसका रिपेमेंट था, जो 34 और 55,000 करोड़ में रिपेमेंट हुआ। लेकिन उसके नाम पे 10,000 करोड़ लगेंगे, इसके नाम से जो टैक्सेस लगाए, उस टैक्सेस ने 7 लाख करोड़ रुपए आपके पॉकेट से निकाल के लिए। और यदि यही सरकार रही, 1,34,000 करोड़ के नाम पे इतनी महंगाई बढ़ा के बैठे हैं, वो 150 लाख करोड़ पे क्या करेंगे सोच लीजिए। हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे फोटो को सामने रख के जूते से मारेंगे कि ऐसे तानाशाही और राजनीतिक व्याभिचार करने वालों को आपने सत्ता में बिठाया है। एक बिल आया अभी ट्रांसपोर्ट वाले का, जिसके लिए हड़ताल थी, वो बिल भी पास हुआ, राष्ट्रपति ने मोहर लगाई। मुझे ये पता नहीं कि राष्ट्रपति ने मोहर लगाने के बाद जो कानून बनता है वो कानून अभी लागू नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कानून बन गया, उसको लागू होना ही है। फिर ट्रक वालों को मूर्ख बनाया जैसा किसानों को मूर्ख बनाया। यह आदमी किसान का नहीं है, यह आदमी गरीबों का नहीं है, यह आदमी किसी का नहीं है, यह आदमी सिर्फ खुद का है। और कोई पढ़ा लिखा खुद के बारे में सोचो तो अच्छा सोच सकता है। अनपढ़ आदमी डिजास्टर होता है। एक कहावत है हिंदी में, बंदर के हाथ में वस्तु रख दिया तो वो कितनों को जख्मी करेगा और खुद को जख्मी कर देगा, ये कोई गारंटी नहीं। ऐसा ही वस्तुरा घूम रहा है। हमारी अर्थनीति जख्मी हो रही है, हमारी सामाजिक धरोहर थी वो जख्मी हो रही है, हमारी परंपराएं जख्मी हो रही है, संविधान जख्मी हो रहा है, हर चीज में जख्मी हो रहा है। इंतजार कर रहे कि ये खुद को कब मारेगा। बस रोज इसकी लीलाएं देख रहे हैं हम, क्या कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है। सिर्फ इतना कहना है कि डरने की जरूरत नहीं। 3 राज्यों का जो विजय है, इससे इनके लोकसभा टैली पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों राज्य जब कांग्रेस के पास थे तब भी सबसे ज्यादा लोकसभा सीट मोदी जी के पास ही थी। अब खुद का राज्य भी वहां पे आया तो सीट 25 सीटें हैं राजस्थान में, 25 की 28 होने वाली नहीं है। वो सीटें वैसे ही रहेगी उनके पास। इसलिए इसका फायदा लोकसभा में होगा, ये यकीनन मैं नहीं मानता। लेकिन पिछले चुनाव और इस चुनाव में जब मैंने विधानसभा के जिले वाइज लोकसभा सेक्टर में जब मैंने स्टडी किया तो एक बात समझ में आ गई। मध्य प्रदेश में 8 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के लिए बहुत भारी है लोकसभा में, और राजस्थान में 11 सीटें हैं जहां बीजेपी अब दिन रात मेहनत करेगी, क्योंकि उनको पता है उनके हाथ में नहीं है। यदि बीजेपी को पता है उनके हाथ में नहीं है तो ये विपक्ष का काम है, उन्हें दबा के काम करना होगा कि जो अपने हाथ में है उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। आज बार बार लोग महाराष्ट्र में, बार बार कहता हूं कि मैं मराठी हूं, दिल्ली में हूं, तो लोग पूछते हैं कि भाई महाराष्ट्र में क्या होगा, देख लीजिए। कई बार मैं भी डर जाता हूं। बेंगलोर की कॉन्फ्रेंस थी और सारे दूर चैनलों में सुबह से चल रहा था कि शरद जी ने इंडिया छोड़ दिया, गायब हो गए, बीजेपी के साथ चले गए। अब एक एक चैनल का फोन आ रहा है, मैं उनको बोल रहा हूं कि लेट मी कंफर्म। लोग विश्वास ही नहीं रखते, बोले आपको कंफर्म करना पड़ेगा। मैंने क्या शरद जी मुझे पूछ के जाएंगे क्या यार, लेट मी कंफर्म। और मैं सबको फोन लगा रहा हूं, कोई फोन नहीं उठा रहा। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम क्या हो गई। तो जो फोन लगा के छोड़े थे उसमें सुप्रिया ताई का भी फोन था। उधर से फोन आया, काय झालं अशोक? म्हटलं काय झालं? अरे रात्री डिनर आहे, आम्ही जाणार नाही आहे, थोडी पार्टीची कामं आहेत, जिल्ह्याला बोलतायत साहेब, उद्या सकाळी आम्ही निघतोय ना सगळे। फिर मैंने बोला एक एक को बोलने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने उठा के ट्वीट कर दिया, स्पोक टू सुप्रिया सुळे, साहब इज गोइंग टुमारो, इंडिया इज इंटैक्ट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। फिर खबरें उतरना शुरू हो गई, वो ट्वीट आया, ट्वीट आया, ट्वीट आया। ये पागलपन है। नीतीश कुमार चलती गाड़ी में पान खा के थूक दे और सामने राहुल गांधी का पोस्टर लगे तो मीडिया शुरू हो जाता है कि पोस्टर की तरफ देख के थूक दिया, नीतीश बीजेपी में जा रहे हैं। कोई कहीं नहीं जा रहा है। ये व्हाट्सएप और ये जो लोग लगातार आपको भ्रमित करते हैं, इससे बहुत सजग रहने की जरूरत है। और इनका जो है अब की बार 400 पार, अब की बार 300 पार, ये युद्ध का जयघोष है, उन्माद है। लेकिन युद्ध में दोनों तरफ से जयघोष लगता है। वो अल्लाह अकबर कहते हैं, यहां से जय शिवाजी जय भवानी होता है, लेकिन जीतता तो कोई एक ही है ना।
तो इस अब की बार 400 पार ये छोड़ दीजिए, अब की बार गुजरात पार नहीं हो जाए। हम मानते हैं राम को, चलो ठीक है, लेकिन इनके राम को नहीं। इनका राम एटीएम है, एक एटीएम लगा है जिसके ऊपर राम लगा दिया और उसके मतदान निकालते हैं, हर जगह लगाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी राम नहीं चले। मैं बता दूं आपको, विधानसभा के चुनाव उठा के नतीजे देख लीजिए। अयोध्या जहां राम का मंदिर बन रहा था, उस सेक्टर में सबसे ज्यादा बीजेपी ने मार खाया। यदि बीजेपी उत्तर प्रदेश में वापस आई तो बहन मायावती की कृपा थी। 153 सीटें, एक एक सीट का मैं विवरण दे सकता हूं, कोई मेरे पास आ जाए। 153 सीटें बीजेपी को सिर्फ मायावती की वजह से मिली है, नहीं तो बीजेपी 153 निकालो तो 70 सीटों पे आती है। और सारा प्रकोप झेलते हुए भी 44 सीट पे से 125 पे पहुंचा है अखिलेश। जब पूरा देश बीजेपी को 300 पार ले गया, तब उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 10 सीटें खोई है, यह भी ख्याल रखिएगा। इस बार और यदि 10 सीटों का गड्ढा हो गया तो मुश्किल है। तो इसलिए हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जो मशीनें बोलते हैं सब अपनी जगह पे है। मशीनों का खेल भी मैं नहीं मानता इतना बड़ा होगा। आपको सजग रहने की जरूरत है कि मशीनें बदले नहीं। आपको सजग रहने की जरूरत है कि मतदान खत्म होने के बाद आपके जो एजेंट अंदर बैठे हैं, वो जब बाहर निकाले जाते हैं कि चलो साइन करो, हो गया मतदान, तब जब तक मशीनें सील होकर बाहर नहीं निकलती आप मत छोड़िए। गुजरात में यही खेल हुआ। 1 घंटे में 57 वोट डले एक मशीन पे, क्योंकि आपके पदाधिकारी निकल गए, उन्होंने अधिकारियों ने खेल किया। वो खेल कर्नाटक तेलंगाना में नहीं हुआ, तो नतीजा आपके साथ है। ये उधार के सिंदूर पे जीने वाले लोग हैं। इनकी अपनी सरकार, यदि मैं बताऊं आपको, सिवाय गुजरात, बीजेपी इज अ रीजनल पार्टी ऑफ गुजरात, बाकी सब जगह उधार के सिंदूर पे जीते हैं। और उधार का सिंदूर रखने वाली महिला सामने आती है तो उसको एक भी पतिव्रता, चाहे कितनी भी गरीब हो, बहुत भारी पड़ती, इसका विश्वास रखिए। इसलिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के भरोसे चलने वाली सरकारें, राजनीतिक दल, इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं होता। 10 साल हो गया, अब बोनस नहीं। मैं कसम से कहता हूं आपको, मुंबई से शिरडी आते तक पूरे पेच ढीले हो गए। 3 बार गाड़ी से उतरना पड़ा, पैर अकड़ गए। तब मैं ताज्जुब लगता है कि इस उम्र में, इस स्थिति में, यदि ये आदमी पूरा महाराष्ट्र नापता है गाड़ी से, तो मैं नतमस्तक हूं ऐसे ऋषितल्य इंसान के सामने। और जब ऐसा सेनानी आपको मिला है, जैसा सेनानी आपको मिला है, उस सेनापति के पीछे खड़े रहने वाले सैनिक को भी थोड़ी तो बराबरी करनी चाहिए। इसीलिए यदि वो पूरी ताकत झोंकते हैं तो आप अपने में से 50% भी झोंकेंगे तो फडणवीस अपने ही कॉन्स्टिट्युएन्सी में हारेगा। रणधीर भोईर म्हणतात, भाजप आमदाराने अजित पवार गटाच्या पदाधिकाऱ्याला मारहाण केली। ज्ञानदेव पवार म्हणतात, शासन आपल्या दारी आणि उद्योगधंदे गुजरातच्या दारी। बायकोसाठी लढलेल्या रामाची पूजा बायको सोडलेल्या माणसाच्या हस्ते। मीनाज देशमुख म्हणतात, महाराजांनी एकाही गड किल्ल्याला स्वतःचे नाव दिले नाही आणि एक जण तर मरायच्या आधीच स्टेडियमवर नाव टाकून बसलाय। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आमच्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर आमचं चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।